अगर लोग आपके संघर्ष में शामिल होते हैं तो उनकी जाति मत पूछिए। अगर कोई मदद का हाथ बढ़ाता है तो उनसे मुंह मत मोड़िए। और ज्योतिबा फुले एक और बात जोड़ते हैं इसमें जो बहुत अहम है अभी के वक्त में, दो टुकड़ों में तोड़ने के लिए एक बार ही काफी है। दरअसल जिसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है वो समाज का आपसी जुड़ाव है। और इसके आगे कहते हैं वो जो हम सबके साथ होता है कि नए नए विचार तो दिन भर आते हैं, उन्हें अमल में लाना असली संघर्ष है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेनेंसा के 10वें एपिसोड में। और हम लोग बात कर रहे हैं पिछले एपिसोड से, हम बंगाल से महाराष्ट्र पहुंच गए, यानी कि देश के एक कोने से, जिसको हम देश का जो है पूर्वी कोना कहते हैं, वहां से हम पश्चिमी कोने तक पहुंच गए हैं। हम कलकत्ता से मुंबई जा पहुंचे हैं, बल्कि रत्नागिरी जा पहुंचे हैं, सतारा जा पहुंचे हैं। और हम बात कर रहे हैं पिछले एपिसोड से मराठी नवजागरण की, जिसकी सबसे खास बात हमने पिछले एपिसोड में चर्चा भी की थी, वो है महिला और दलित दोनों की मुक्ति, दोनों के आज़ादी और दोनों के विमर्श की बात करना, जो बंगाल के नवजागरण में लगभग गायब सी थी। हमने बात की पहले 4 एपिसोड में राम मोहन राय के बारे में, उसके अगले 4 एपिसोड में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, और अब हम बात कर रहे हैं पिछले एपिसोड से, दूसरा एपिसोड है ज्योतिबा फुले का। और आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिबा फुले की जो दलित इतिहास दृष्टि है और जो उनका दलित विजन है, और जो आज आधुनिक युग में हम देख रहे हैं, ना केवल वो उसको इंस्पायर करते हैं एक तरीके से, ज्योतिबा फुले आज भी प्रासंगिक है, उतने ही इसका एक हिस्सा ये है कि उनका विजन उस वक्त भी अपने समय से आगे था। इसका दूसरा हिस्सा ये है कि एक समाज के तौर पे हम में बहुत ज़्यादा और बहुत खास बदलाव नहीं आया है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा हमारे साथ हमारे जो है हमेशा की तरह मेहमान जो है वो प्रोफेसर मौजूद है, प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। प्रोफेसर, स्वागत है आपका। थैंक यू। और 10वां एपिसोड है, क्या बात करने वाले हैं आज हम? आज एक एकदम अछूते विषय पर हम लोग बात करेंगे। जी। वह है ज्योतिबा फुले की दलित इतिहास दृष्टि और दलित विजन। और मैं नहीं जानता, मराठी की तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी की मैं कह सकता हूं कि इस पर चर्चा नहीं हुई है। जी। और ये एक ये एपिसोड आज का बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है, ये श्रोताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। और मैं चाहूंगा कि बाद में वो लोग इससे जुड़े हुए सवाल भी दें, तो क्योंकि जी। जी, क्योंकि तो मैं, ये जो हाँ हाँ, जी हाँ, जी जी, आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा दलित विमर्श है, उसके लिहाज से ये एपिसोड बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो बहुत देर नहीं करता हूं मैं, आपके साथ जो है वो छोड़ देता हूं अब दर्शकों को, जो लोग देख रहे हैं। तो आप लोग इस चर्चा का आनंद लीजिए, इस क्लास को जो है वो ध्यान से सुनिए, और ज्योतिबा फुले, दलित विजन और इतिहास दृष्टि जो दलितों की है, उस पर आज बात करेंगे। तो प्रोफेसर, मंच थैंक यू। आपका है। थैंक यू। दलित साहित्य में और दलित राजनीतिक विमर्श, सांस्कृतिक विमर्श, सामाजिक विमर्श में ज्योतिबा फुले एक बहुत महत्वपूर्ण आइकॉन की तरह भूमिका अदा करते हैं और एक महत्वपूर्ण विचारक की तरह भूमिका अदा करते हैं। तो ज्योतिबा फुले की रचनाएं अनेक किस्म की बहुत ही उत्तेजक विचारधारात्मक संघर्ष और उसके संदर्भों से भरी हुई है। यहां मैं सिर्फ सुविधा के लिए एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये उनकी इतिहास दृष्टि। और इसके बहाने हम यह भी देखने की कोशिश करें कि आखिर दलित इतिहास दृष्टि को बनाए कैसे, या दलित इतिहास दृष्टि बनती कैसे। जब ये एपिसोड शुरू करने के पहले मैंने ज्योतिबा फुले की पूरी रचनावली पढ़नी शुरू की, तो मेरे लिए अनेक उलझने मन में आई।
अनेक चीजें ऐसी थी जो कि मैं पहले नहीं जानता था। मैंने वो रचनावली पढ़ी है जब से वो छपी है हिंदी में, और हिंदी में वो आई थी सबसे पहले 94 में। कुछ रचनाएं मैं अपने छात्र जीवन में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए भी पढ़ चुका था, लेकिन पहली बार मैंने जब ये हिंदी में समग्र रचनावली उनकी आई तो मैंने पढ़ी, और ये कई बार पढ़ चुका हूं, लेकिन इस बार जब ये एपिसोड शुरू करने के पहले मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये दलित इतिहास दृष्टि के प्रश्न को उठाया जाना चाहिए और तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उठाया जाना चाहिए। ज्योतिबा फुले अपनी रचनाओं में कई जगह दो शब्दों का बहुत खास तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और वह शब्द जो है वो पूरे के पूरे दलित विमर्श में फैल चुके हैं। एक है ब्राह्मणवाद, जो अभी पूरे दलित विमर्श का हिस्सा है। और ये जो ब्राह्मणवाद है, इस ब्राह्मणवाद की जितनी तीखी आलोचना सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने की, उतनी तीखी आलोचना कभी किसी ने नहीं की। मेरे लिए चिंता की चीज ये थी कि ज्योतिबा फुले जब ब्राह्मणवाद की इतनी तीखी आलोचना कर रहे हैं तो वे क्यों कर रहे हैं? कोई तो चीज घटी है। पहला प्रश्न तो यह है कि क्या पूरे देश में ब्राह्मणवाद की चेतना एक जैसी है? ब्राह्मणवाद की विचारधारा एक जैसी ऑपरेट करती है? उसके स्तर एक जैसा है? क्या ब्राह्मणवाद को एक राष्ट्रीय फिनोमिना मान के बात की जाए? ज्योतिबा फुले की रचनाओं के केंद्र में, आंदोलन के केंद्र में दो व्यक्ति हैं जिनका वो जिक्र करते हैं, बड़ी श्रद्धा से जिक्र करते हैं और आलोचना के साथ जिक्र करते हैं। जिनका आलोचना के साथ जिक्र करते हैं वह है समर्थ रामदास, और जिनका श्रद्धा के साथ जिक्र करते हैं वह है शिवाजी, महाराजा शिवाजी जिन्हें हम लोग कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि महाराजा शिवाजी और समर्थ रामदास, इन दोनों के बारे में महाराष्ट्र में जितना लिखा गया और मराठी में जितना लिखा गया है, संभवतः किसी भी महापुरुष के बारे में इतना नहीं लिखा गया है। और इसमें सबसे तीखी और कड़ी आलोचना ब्राह्मणवाद के प्रतीक के तौर पर, आइडियोलॉजिकल नायक के तौर पर वे समर्थ रामदास की करते हैं। और समर्थ रामदास की जो उनकी आलोचना है, वो आलोचना बहुत ही प्रासंगिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग सब जानते हैं कि समर्थ रामदास भक्ति आंदोलन की, मराठी की उस परंपरा के लेखक हैं जो कि उदार परंपरा मानी जाती है, लेकिन भक्ति आंदोलन के वे विरल लेखक हैं जो कि सत्ता को नियंत्रित करते हैं और सत्ता को गाइड करते हैं। भक्ति आंदोलन में कोई भी कवि या लेखक या संत किसी भी राज्य के राजा को निर्देशित और गाइड नहीं करता। समर्थ रामदास की ब्यूटी यह है कि समर्थ रामदास शिवाजी महाराज के गुरु हैं और गाइड भी हैं। मैंने ये नवजागरण का जो एपिसोड शुरू किया था, मैंने उसमें एक बात कही थी, फर्स्ट एपिसोड में ये बात कही थी मैंने, कि नवजागरण पर बात करते समय ये 18वीं शताब्दी बहुत महत्वपूर्ण शताब्दी है। तमाम किस्म की कट्टरताओं की शुरुआत, हिंदू धर्म की सनातनी कट्टरताओं की शुरुआत इस शताब्दी में होती है। मैं उस समय जिक्र के तौर पर ये महाराष्ट्र को लाना नहीं चाहता था, क्योंकि बंगाल पर केंद्रित था मैं, लेकिन ये मेरी धारणा अपनी जगह आज भी वैध है, क्योंकि
ज्योतिबा फुले अपनी आलोचना के केंद्र में जिस चीज को लाते हैं वह है ब्राह्मणवाद। और किसका ब्राह्मणवाद? समर्थ रामदास का ब्राह्मणवाद। और वे जब समर्थ रामदास के ब्राह्मणवाद की आलोचना करते हैं तो इस चीज पर विचार करते समय, बोलते समय ज्योतिबा फुले के साथ जुड़े हुए दलित आंदोलन के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को बनाते समय एक चीज ध्यान रहे कि उनके नजर में ब्राह्मणवाद का मराठवाड़ा वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है। वो पूरे देश को संबोधित करके बात नहीं करते। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर शिवाजी और पेशवाओं के जमाने में, छत्रपति और पेशवाओं के जमाने में जो ब्राह्मणवाद की शुरुआत हुई वह बहुत मुश्किल और जटिल चीज थी, जिसने कि एकदम नए किस्म की चीजों को पैदा किया। मैं थोड़ा बाद में इस पे ऊपर आऊंगा, मैं क्या क्या चीज पैदा हुई उसमें। तो ज्योतिबा फुले की रचना के केंद्र में और दृष्टिकोण के केंद्र में जब ब्राह्मणवाद है तो उस ब्राह्मणवाद का एक क्षेत्रीय आधार है, वह है महाराष्ट्र। दलित आंदोलन में और खासतौर पर ज्योतिबा फुले के यहां जब ब्राह्मणवाद की आलोचना की गई है तो उसका जो एक्चुअल संदर्भ सूत्र है वह है महाराष्ट्र। यह चीज हमें मिस नहीं करनी चाहिए। शिवाजी की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा गया है और शिवाजी ने निश्चित तौर पर बहुत अच्छे काम किए हैं। शिवाजी का मूल्यांकन करना यहां लक्ष्य नहीं है, लेकिन शिवाजी की राजनीति की बातें बहुत होती हैं, शिवाजी की विजय की बातें बहुत होती हैं, लेकिन शिवाजी के जमाने में जो धर्म नीति अपनाई गई उसकी बातें एकदम नहीं होती। ज्योतिबा फुले अपने तरीके से शिवाजी की धर्म नीति की धुरी थी ब्राह्मणवाद, उस ब्राह्मणवाद को चुनौती देते हैं। पूरा महाराष्ट्र उससे एकदम नीचे तक प्रभावित था। ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से, जो कि सनातन धर्म का मूल है, उस दृष्टिकोण से पूरा महाराष्ट्र का समाज एकदम त्रस्त पड़ा हुआ था। संयोग की बात है कि इन दिनों जो हिंदुत्ववादी ताकतें जो लगातार प्रयत्न करती रही हैं, उसके प्रेरणा में कहीं ना कहीं वो महाराष्ट्र की जो नीति थी, शिवाजी की धर्म नीति थी, वो ऑपरेट कर रही है। अनेक मामलों में तो पूरा का पूरा मॉडल ज्यों का त्यों एडॉप्ट कर लिया गया है। तो ज्योतिबा फुले पर बात करते समय ज्योतिबा फुले जिस ब्राह्मणवाद की आलोचना कर रहे हैं, उस आलोचना को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम महाराष्ट्र को जानें और महाराष्ट्र में भी शिवाजी के द्वारा जो धर्म नीति लागू की गई, जो कि पूरे समाज और धार्मिक संस्थानों का नियंत्रण करती थी, समाज को धर्मशास्त्र को मानने के लिए मजबूर करती थी, उस धर्म नीति की खुलकर आलोचना की जाए और मीमांसा की जाए। एक और चीज है, जहां तक मैंने पढ़ा है ज्योतिबा फुले को, वहां मुझे लगता है कि उन्होंने कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़ा था। लेकिन अद्भुत चीज है कि कार्ल मार्क्स जिस चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं वही चीज ज्योतिबा फुले के आचरण में है। कार्ल मार्क्स ने यह लिखा था कि आधुनिक काल में किसी भी किस्म की आलोचना विकसित करने के लिए जरूरी है कि धर्म की आलोचना पहले की जाए। धर्म की आलोचना विकसित किए बिना आलोचना एज ए जेनर, एज ए डिसिप्लिन का विकास ही संभव नहीं है।
तो धर्म की आलोचना के लिए ज्योतिबा फुले हिंदू धर्म को चुनते हैं और हिंदू धर्म की जो बैकबोन है, आइडियोलॉजिकल बैकबोन है ब्राह्मणवाद, उस पर अटैक करते हैं। सो अगर हमें आधुनिक समाज में आलोचना का विकास करना है, आधुनिक समाज का विकास करना है, तो धर्म की आलोचना से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। यह बात सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने रेखांकित की थी और संयोग की बात देखिए कि ज्योतिबा फुले इसी जगह से अपनी शुरुआत करते हैं। राजा राममोहन राय भी इसी जगह से अपनी शुरुआत करते हैं। तो अगर दलित विजन, दलित इतिहास दृष्टि, दलित सामाजिक डिस्कोर्स या आलोचना एज ए सच का अगर विकास करना है तो हिंदू धर्म की आलोचना से बात शुरू की जानी चाहिए। हिंदू धर्म की आलोचना विकसित किए बिना आप किसी भी किस्म के आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास नहीं कर सकते। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म की आलोचना किए बिना या धर्म की आलोचना किए बिना आप आलोचना का विकास कर सकते हैं, आधुनिकता का विकास कर सकते हैं, वे गलतफहमी में है। आधुनिक आलोचना के विकास के लिए जरूरी है कि धर्म की आलोचना की जाए और वही चीज जो है भविष्य में आधुनिक समाज के निर्माण का आधार बनती है। ये बुनियादी चीज ज्योतिबा फुले पहचानते हैं और इसी अर्थ में मेरा मानना यह है कि ज्योतिबा फुले को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने हिंदू धर्म की जितनी और खासतौर ब्राह्मणवाद की जितनी तीखी और निर्मम आलोचना की, वह आलोचना मूलतः सनातन धर्म, हिंदू धर्म के मानने वालों की आलोचना का एक बहुत बड़ा आधार बन सकती है। वे जो प्रार्थना सभा, दयानंद सरस्वती और दूसरे सुधार आंदोलनों की जो आलोचना करते हैं, उसका कारण एक है कि वे सभी समाज सुधार के आंदोलन हिंदू धर्म के किसी न किसी पहलू को बचाए रखते हैं। और ज्योतिबा फुले का पूरा थ्रस्ट है हिंदू धर्म के खिलाफ में एक कंप्लीट क्रिटिसिज्म विकसित किया जाए और उसका जो ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण है उसका क्रिटिसिज्म विकसित किया जाए। अब ये जो ज्योतिबा फुले का जो ये नजरिया था, इस नजरिए की ब्यूटी क्या है? क्यों वो समर्थ रामदास की इतनी आलोचना करते हैं? कोई तो चीज है। समर्थ रामदास को इस बात के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि समर्थ रामदास ने बाकायदा महाराष्ट्र धर्म नाम का एक कॉन्सेप्ट शिवाजी को दिया। ऊपर से ये कॉन्सेप्ट सुनने में जितना सरल और सीधा लगता है, उदार लगता है, ऐसा वो है नहीं। इसमें कई जटिल चीजें एक साथ गुथी हुई हैं। मसलन इसमें जो महाराष्ट्र धर्म का कॉन्सेप्ट समर्थ रामदास ने पहली बार दिया, उसकी बैकबोन है ब्राह्मणवाद, उसकी बैकबोन है हिंदू धर्मशास्त्र। पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता ने, हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदू राजा थे, शिवाजी पहले राजा हैं जो कि हिंदू धर्मशास्त्र को अपनी सत्ता के शास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और हिंदू धर्मशास्त्र की मान्यताओं को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने के लिए वे पूरे के पूरे प्रशासन को झोंक देते हैं। हालत यह है कि जो महाराष्ट्र धर्म है, उस महाराष्ट्र धर्म की जिसकी की व्याख्या इस रूप में कर सकते हैं आप कि महाराष्ट्र धर्म है क्या। कुछ लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि महाराष्ट्र धर्म का मतलब हिंदू धर्म नहीं है, नहीं, बल्कि ये हिंदू धर्म से भी ज्यादा खराब है।
महादेव गोविंद रानडे या काशीनाथ विश्वनाथ राजवाड़े और दूसरे जो बड़े जो मराठी साहित्य के विद्वान हैं, उन लोगों ने कहा है कि इसकी धर्म के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र धर्म का जो कॉन्सेप्ट समर्थ रामदास ने दिया, वह कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है। इसने मराठी समाज को बहुत दूर तक क्षतिग्रस्त किया। कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट ये था जो समर्थ रामदास ने दिया कि महाराष्ट्र धर्म का मतलब है, इसमें 4-5 कंपोनेंट हैं, इसके एलिमेंट हैं इसके। पहला एलिमेंट है इसमें हिंदू धर्म और धर्म की स्थापना। दूसरा इसका महत्वपूर्ण एलिमेंट है गौ ब्राह्मण, इनका संरक्षण और प्रतिपालन। थर्ड एलिमेंट है इसका स्वराज्य की स्थापना। और फोर्थ एलिमेंट है इसका एकीकरण, और लास्ट है ध्रुवीकरण। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के पैकेज को लागू करने में शिवाजी महाराज ने अपनी पूरी सत्ता एक तरह से झोंक दी। और वो किस तरह से झोंकी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये समझना। शिवाजी की शासन प्रणाली को अष्ट प्रधान व्यवस्था के तौर पर जानते थे, आज भी जाना जाता है कि शिवाजी के यहां 8 लोग मंत्री होते थे और उसमें एक मंत्री ऐसा था जिसे पंडित राव कहते थे। इस व्यवस्था की, यानी ये जो अष्ट प्रधान व्यवस्था है, इसकी घोषणा सन 1674 में होती है। और इसमें जो पंडित राव था, जिसका कि कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा था, वो सबसे ताकतवर होता था। उसका काम क्या था? उसका काम यह था कि राज्य के सभी धार्मिक अधिकारी धर्मशास्त्र के नियमों का और धारणाओं का पालन करें, और जो अधिकारी लोग हैं वे लोग जनता को मजबूर करें कि जनता धर्मशास्त्र के नियमों और कायदों का पालन करे, और जनता का जो हिस्सा या जो व्यक्ति धर्मशास्त्र के नियमों और कायदों का पालन न करे, उसे दंडित किया जाए, और इसे राज्य का और राज्य के विधान का उल्लंघन माना जाए। ये जो पंडित राव था, जिसे एक तरह से राज पंडित कह सकते हैं आप, एकदम नीचे तक प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर यह दबाव था कि हर वर्ग के लोग हिंदू धर्म की मान्यताओं और धर्मशास्त्र की मान्यताओं का ईमानदारी से पालन करें, उनका कभी उल्लंघन न करें। ये जो व्यक्ति था पंडित राव, इसका काम यह भी था कि राजा के पास जो उपहार आते थे, जो गिफ्ट आती थी, उनका भी वो हिसाब रखता था। राजा के द्वारा जो आचार व्यवहार और प्रायश्चित तय किए जाते थे, वो किसके आधार पर तय किए जाते थे? धर्मशास्त्र के आधार पर। और विभिन्न किस्म की जो शांति के जो यज्ञ हवन वगैरह, उनके भी कार्यों का निरीक्षण यह पंडित राव करते थे।
एक सज्जन है मल्हार रामराव चिटनीस, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण शिवाजी की जीवनी लिखी है। उन्होंने जीवनी में लिखा है कि शिवाजी ने अष्टप्रधान प्रणाली के जरिए पुरानी परंपराओं और रिवाजों के अनुसार जो जनता के अधिकार थे वे सुनिश्चित किए हुए थे और उनका ईमानदारी से पालन किया गया और वो लागू किए गए। इसी कड़ी में एक दूसरा महत्वपूर्ण, यानी ये जो ज्योतिबा फुले के दिमाग में जो बार बार उनकी रचनाओं में समर्थ रामदास और ब्राह्मणवाद के खिलाफ में जो इतना आक्रोश उनकी हर रचना में भरा हुआ है, हर रचना में ब्राह्मणवाद के डिटेल्स हैं, उत्पीड़न के डिटेल्स हैं, उसके लॉजिक्स हैं और बहुत महत्वपूर्ण तर्क है, बहुत प्रभावशाली तर्क है। वो तर्क इसलिए है क्योंकि अष्टप्रधान की प्रणाली के तहत जो पंडित राव के नेतृत्व में जो सामाजिक नियंत्रण और धार्मिक मान्यताओं के लागू कराने की जो परंपरा शिवाजी की धर्म नीति के तहत शुरू की गई, उससे ज्योतिबा फुले अपने को सहमत नहीं पाते और उसकी वो आलोचना करना चाहते हैं। उस अष्टप्रधान प्रणाली के अगले स्टेप के तौर पर सन 1716 में कोल्हापुर के राजा शंभू छत्रपति ने एक आज्ञा पत्र जारी किया और उस आज्ञा पत्र में राजा के कर्तव्यों का उल्लेख है और उन कर्तव्यों में एक कर्तव्य क्या है? प्रजा के बीच अधार्मिकता की हर प्रवृत्ति को दबाना, धर्म निष्ठा को उभारना और इस प्रकार आने वाले जीवन में शाश्वत सुख को प्राप्त करने की दिशा में मनुष्य को ठेलना। उस आज्ञा पत्र में यह भी कहा गया कि विधर्मी के विचारों को, जो धर्म के शत्रु के समान हैं, राज्य में किसी भी दशा में फैलने न दिया जाए और यदि वे कहीं पनपते हुए दिखाई दें तो स्वयं मंत्री द्वारा उनकी छानबीन की जाए, समुचित दंड की व्यवस्था की जाए ताकि कोई भी कुमार्ग पर न चल पाए और इस प्रकार अंततः बुराई को बिल्कुल समाप्त करना संभव न हो। कहने का मतलब यह कि अनकोट, शिवाजी की धर्म नीति के तहत शिवाजी और उनके द्वारा जो महाराष्ट्र में जो शासन व्यवस्था जारी की गई, उस शासन व्यवस्था में शिवाजी और उसके बाद आने वाले राजाओं ने चाहे वो साहू हो चाहे वो पेशवा हो, इन राजाओं ने ईमानदारी से राजा के इस दायित्व का पालन किया कि राजा का काम है धार्मिक मामलों का संचालन करना। यह उनके अधिकार में आता था, राजाओं के अधिकार में आता था और इस धार्मिक मामलों के संचालन को सही ढंग से और सही दिशा में संचालित किया जाए, इसके लिए एक मंत्री भी नियुक्त किया गया था और आमतौर पर मंत्री ब्राह्मण ही हुआ करता था और उसका काम था बलपूर्वक आदेशों और कर्तव्यों का पालन कराना। आप जस्ट कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर आम लोगों को धर्मशास्त्र के अनुसार जीने, मरने, शादी, ब्याह, जितने भी उनके षोडश संस्कार हैं, वे संठ संस्कार, वे सारे किससे किए जाएंगे? वे सब धर्मशास्त्र की रीतियों से किए जाएंगे। आप इसके विपरीत देखिए बंगाल में यह परंपरा नहीं थी। जिस समय शिवाजी का शासन महाराष्ट्र में कायम हुआ और बाद में चलता रहा, पूरे नॉर्थ इंडिया में एक बनारस को छोड़कर
क्योंकि बनारस का बहुत गहरा समर्थन था शिवाजी के लिए, बनारस के पंडितों का समर्थन था। पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं पर भी इस तरह की कट्टरतावादी सामाजिक व्यवस्था, राजा का धार्मिक कार्यों और धार्मिक संस्कारों के ऊपर इस तरह का नियंत्रण और अधिकार पूरे देश में कहीं नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में ये चीज थी। सो महाराष्ट्र में जो नवजागरण पैदा हुआ, उस नवजागरण ने सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर जिस चीज को चुना वह था हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद। क्योंकि हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद ने आम जनता के जीवन के जर्रे जर्रे को एक तरह से जकड़ दिया था। और उसकी जो कहानियां हैं, उसकी जो झांकियां हैं, जो इतिहास में मिलती हैं, वो अकल्पनीय है और बहुत ही पीड़ादायक है। ज्योतिबा फुले इन सब चीजों को जानते थे। जिन लोगों को लगता है कि ज्योतिबा फुले ने बस कोई इमोशनल, कोई आउटबर्स्ट होगा, कोई इमोशनल, कोई गुस्सा होगा, किसी ने अपमान किया होगा इसलिए वो ऐसा कर रहे होंगे, नहीं। ज्योतिबा फुले ने पूरे महाराष्ट्र में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के दमन उत्पीड़न को अपनी आंखों से देखा था। इसलिए बार बार वे अपने सुधार आंदोलन के केंद्र में ब्राह्मणवाद की आलोचना को लेकर आते हैं, बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं। और ये जो ब्राह्मणवाद की जो आलोचना है, ये आलोचना बहुत ही गंभीर आलोचना है। ये जो ब्राह्मणवाद वहां विकसित, शिवाजी की धर्म नीति के तौर पर विकसित किया गया, वो एसेंशियली वही सनातनी हिंदू धर्म है, सामाजिक डिक्टेटरशिप है, जो कि 18वीं शताब्दी में पैदा हुई, जिसका बड़े पैमाने पर हिंदुओं के एक सेक्शन में, हिंदी भाषी क्षेत्र में भी असर देखा जा सकता है। लेकिन यहां पर वो निर्णायक नहीं था, क्योंकि यहां पर राजाओं का समर्थन नहीं था उसे। अनेक राजा थे, लेकिन वो इसको समर्थन नहीं देते थे। लेकिन महाराष्ट्र में राज्य की तरफ से राजा अपना ये अधिकार समझता था कि वह हिंदू धर्म को, उसके नियमों को, उसके संस्कारों को, उसके रीति रिवाजों को वो धर्मशास्त्र के अनुसार पालन कराने के लिए जनता पर दबाव डाले, और जो नहीं माने उसे दंडित करे। इस तरह के दंड की व्यवस्था हिंदुस्तान में और कहीं नहीं थी। इसलिए नवजागरण पर बात करते समय, और खासतौर पर ज्योतिबा फुले के सामाजिक सुधार के आंदोलन पर बात करते समय, महाराष्ट्र के ये जो शिवाजी के दौर की धर्म नीति के संदर्भ है, और उसमें जो सामाजिक स्तर पर आचरण में विकसित किए गए जो ब्राह्मणवाद के जो रूप है, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसकी हमने कभी चर्चा नहीं की। अभी जब दलित लेखक या आलोचक या एक्टिविस्ट सारे देश में ब्राह्मणवाद की आलोचना करते हैं, तो वे, उनका प्रेरणा स्रोत वही है जो कि ज्योतिबा फुले ने लिखा है। लेकिन ज्योतिबा फुले के सामने समस्या थी, वह महाराष्ट्र केंद्रित थी। ज्योतिबा फुले के जमाने में यह स्थिति नहीं थी कि उत्तर भारत में लोगों को वह तकलीफ हो जो तकलीफ महाराष्ट्र में थी। मसलन एक छोटी सी घटना बता रहा हूं मैं आपको उदाहरण के तौर पर। संस्कृत में एक लेखक हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, और वो 18वीं शताब्दी के करीबी हुए, पंडित राज जगन्नाथ कविराज। पंडित राज जगन्नाथ कविराज ने मुस्लिम लड़की से शादी की, तो ब्राह्मणों ने उनको हेल्प नहीं की, ब्राह्मणों ने बहिष्कार किया। लेकिन समाज ने बहिष्कार नहीं किया उनका। लेकिन महाराष्ट्र में ये संभव नहीं था। महाराष्ट्र में संभव नहीं था। मैं दो घटनाएं बता रहा हूं, और उन घटनाओं के आधार पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयानक थी।
एक घटना है, पेशवा सवाई माधवराव के शासनकाल में नरहरि नाम के एक ब्राह्मण ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। अब जब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो उसकी वो तीखी आलोचना हुई, तो अंत में कुछ ब्राह्मणों ने उसे परसुएट किया, वो पुनः ब्राह्मण धर्म में वापस आ गया और ब्राह्मणों ने उसे फिर ब्राह्मण बना लिया। अब इस पर ब्राह्मणों में फूट पड़ गई। ब्राह्मणों का एक वर्ग ये कहने लगा कि नहीं, इसे दोबारा ब्राह्मण नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा वर्ग कहने लगा नहीं, बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसी समय सरकार के एक अधिकारी ने ये जाति बहिष्कृत ब्राह्मण और जो दूसरे जो ब्राह्मण थे, इन दोनों को एक साथ बिठाकर एक ही पत्तल में खाना खिलाया। सबको एक साथ दावत दी, खाने के लिए मजबूर किया कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। अब ये जब सारा काम एक साथ नीचे अधिकारी ने किया, तो अब ये खबर राजा के पास, पेशवा के पास पहुंची। तो पेशवा ने एकदम और भी ज्यादा कठोर निर्णय लिया और सारे के सारे ब्राह्मणों को जाति से बाहर कर दिया। जो इधर थे या उधर थे, पूरे इलाके के सारे ब्राह्मण जाति बहिष्कृत कर दिए गए। और फिर 2 एम्प्लॉय भेजे गए ऊपर से और सारे ब्राह्मणों से को जबरदस्ती इकट्ठा किया गया और कहा गया कि प्रायश्चित करो। और सारे ब्राह्मण जबरदस्ती प्रायश्चित के लिए मजबूर किए गए। अब आप सोचिए कि नॉर्थ इंडिया में पंडित जगन्नाथ कविराज मुस्लिम लड़की से शादी करके वो समाज में रह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ब्राह्मण उनसे दूर रह गए, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। एक अन्य और घटना थी जिससे कि आप अंदाजा लगा सकें। ये जो एक फिल्म बनी ना, बाजीराव मस्तानी, अधिकतर लोगों ने देखी होगी वो फिल्म। तो बाजीराव मस्तानी की कहानी क्या है? बाजीराव मस्तानी की कहानी है कि बाजीराव एक मुसलमान लड़की से शादी कर लेते हैं। और ये मुसलमान लड़की कौन है? ये मुसलमान स्त्री, इसका नाम मस्तानी है। और ये शादी क्यों करते हैं? क्योंकि वो हैदराबाद के नवाब की बेटी है और हैदराबाद के नवाब के साथ में गाढ़े संबंध हो जाएंगे, ताकतवर बन जाएंगे। लेकिन इस शादी को ब्राह्मण लोग एक्सेप्ट नहीं करते। सो बाजीराव को राजमहल के इलाके में ही एक अलग से महल बना के बाजीराव मस्तानी को रखना पड़ता है। तो ब्राह्मणों का दबाव था। बाजीराव मस्तानी के एक लड़का पैदा होता है जिसका जनेऊ कराना होता है। ब्राह्मण विरोध करते हैं, बोले कोई ब्राह्मण जनेऊ नहीं कराएगा इसका। तो बाजीराव मस्तानी के बेटे का जनेऊ में बाधा पड़ती है और जनेऊ की योजना धरी की धरी रह जाती है। अब आप सोचिएगा किस तरह का कट्टर समाज, जिसमें ब्राह्मणों का आतंक, रोड पर आतंक। राजा मजबूर है, अपनी नियमों के प्रति वो बंधा हुआ है। और किससे संचालित हो रहा है? ब्राह्मणों से। सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी, पूरे 18वीं शताब्दी
और 19वीं शताब्दी तक ये पूरे के पूरे 150 पौने 200 साल तक बहुत ही हॉरर की तरह गुजरे हैं ब्राह्मणवाद के महाराष्ट्र में। और इसकी एक नहीं, अनेकों लोमहर्षक कहानियां, ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर दें, वहां घटी हैं। एक छोटा सा नियम बता रहा हूं मैं आपको, आतंक कैसे होता है। कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू, कोई भी व्यक्ति अगर शादी करे अपने बच्चे की, तो जो शादी करेगा पैसा देके, जिसे हम लोग दहेज कहते हैं, तो दहेज देना, जितना आपने दहेज दिया है उससे दुगना आपको सरकार को जुर्माना देना होगा, और जो लेगा उसको भी दुगना जुर्माना देना होगा। और जो पहले शादियां जो है बिचौलिए कराते थे, नाई पंडित ये सब कराते थे, तो अगर किसी बिचौलिए ने शादी कराने के लिए दक्षिणा लिया, धन लिया है, तो उस पर भी मोटा फाइन लगेगा। कोई चीज ऐसी नहीं थी, महाराष्ट्र धर्म के तहत कोई चीज ऐसी नहीं थी जो कि हिंदू धर्म शास्त्र की परिधि के बाहर हो। महाराष्ट्र की जनता के लिए जो एक नई चीज पैदा की, ये जो अभी हवा चल रही है ना हिंदू हिंदू की, हिंदू की हवा का पहला झोंका महाराष्ट्र में समर्थ रामदास ने पैदा किया था। और समर्थ रामदास का क्या था, लक्ष्य क्या था? यह झोंका कब से कब तक चला? काशीनाथ विश्वनाथ राजवाड़े जो मराठी साहित्य के उद्भट विद्वान हैं, अनेक चीजों में हमारी मेरे निजी तौर पर उनसे दृष्टिकोण नहीं मिलता, लेकिन बहुत ही उद्भट विद्वान है वो, और पूरे सनातनी हैं। वो कहते हैं कि सन 1646 ईस्वी से लेकर 1796 ईस्वी तक तकरीबन 150 साल महाराष्ट्र में ये जो पूरा का पूरा महाराष्ट्र धर्म है, जो ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म की दूरी है, जिसने एक सामाजिक डिक्टेटरशिप पैदा की, इस धर्म के निर्माण में और इसके प्रसार में उस जमाने के राजाओं और उनके सरकारी मंत्री से लेके नीचे तक जो नौकर काम करते थे, अफसर काम करते थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की। और ये महाराष्ट्र धर्म का जो मर्म है वो क्या है? मर्म है ब्राह्मणवाद। उस समय एक फेमस नारा था, नारा ये था, महाराष्ट्र के बाहर हिंदू धर्म सहिष्णु और महाराष्ट्र के अंदर हिंदू धर्म जयिष्णु। महाराष्ट्र के अंदर हिंदू धर्म के प्रतीक थे विठोबा संत, आज भी उनकी बहुत बड़ी पूजा होती है और वे सहिष्णुता के प्रतीक माने जाते हैं। आज भी लाखों लोग उनको विठोबा के संत के दर्शन करने के लिए जाते हैं और वो हिंदू धर्म के सहिष्णुता के प्रतीक हैं। लेकिन समर्थ रामदास ने विठोबा पर दाव नहीं लगाया। समर्थ रामदास ने जयष्णु की धारणा को केंद्र में रख के हनुमान के ऊपर उन्होंने कहा कि जो नया जो जयष्णु नायक है वो कौन है? उड्डायमान हनुमान जयष्णु धर्म का नायक है। उड्डायमान नायक कौन? हनुमान। अब आप ध्यान रखिएगा, ये जो हनुमान और केसरिया झंडा, ये जो हिंदू धर्म के जयष्णु का प्रतीक, विजय का प्रतीक, ये सबसे पहले
समर्थ रामदास ने घोषित किया था, जिसको कि शिवाजी ने लागू किया, और इसका लक्ष्य क्या था? आज किस चीज से परेशान है समाज? जो बीमारी 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी के अंत में महाराष्ट्र में थी, 150 साल तक महाराष्ट्र की जनता ने जिसे झेला, आज वो बीमारी पूरे देश में फैल चुकी है। लक्ष्य क्या था? क्या नारा दिया था समर्थ रामदास ने? समर्थ रामदास ने नारा दिया था, ब्राह्मणों को एकत्र करो, भक्तों का सम्मान करो, संतों की खोज करो। काहे के लिए? सिर्फ एक काम, सिर्फ एक काम, मराठियों के एकीकरण, मराठी जनता करो, एकजुट करो, और उसमें हिंदू धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करो। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो महाराष्ट्र धर्म था, उसका जो पैटर्न था वो ये था, हिंदू धर्म प्लस धर्म संस्थापना प्लस गौ ब्राह्मण प्रतिपालन प्लस स्वराज्य स्थापना प्लस एकीकरण और प्लस ध्रुवीकरण। समर्थ रामदास ने शिवाजी महाराज को मंत्र दिया कि महाराज, अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक शासन करें, तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी सेना में मराठा के लोग हों, मराठा की जनता हो, मराठा की जनता को एकजुट कीजिए। और इसी के गर्व से दो पदबंध निकले, हिंदू पद बादशाही और ब्राह्मण पद बादशाही। ये दो फिनोमिना पूरे उस पीरियड में चलते हैं, जिसको कि क्वेश्चन करते हैं ज्योतिबा फुले। शिवाजी ने अपनी नीति के तहत एक और काम किया, जो कि हिंदू धर्म का बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, वो है उनकी लैंग्वेज पॉलिसी। शिवाजी पर बात होती है, लेकिन शिवाजी की लैंग्वेज पॉलिसी पर बात नहीं होती। जैसे धर्म नीति पर बात नहीं होती, उसी तरह लैंग्वेज पॉलिसी पर बात नहीं होती। शिवाजी की लैंग्वेज पॉलिसी यह थी कि आम फहम बोलचाल की भाषा में या मराठी में जहां पर भी आप फारसी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वहां से फारसी के शब्द निकाल के संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया जाए या मराठी के शब्दों का प्रयोग किया जाए, फारसी के शब्दों का प्रयोग न किया जाए। भाषा के संस्कृतिकरण के नाम पर यह जो पद्धति शिवाजी ने अडॉप्ट की, यह अचानक नहीं है, कालांतर में सभी किस्म की रिएक्शनरी फोर्सेस ने लैंग्वेज पॉलिसी के तौर पर उर्दू के, फारसी के शब्दों के बहिष्कार की जो नीति अपनाई और उसकी जगह संस्कृत के शब्द रखे जाएं, ये जो नीति अपनाई, जो कि अनसाइंटिफिक थी। इसकी जड़ कहां है? शिवाजी के यहां। आज के बहुत सारे प्रतिक्रियावादी जो धार्मिक रूप हैं, आज की जो प्रतिक्रियावादी राजनीति है, उसकी जड़ें कहां हैं? उसकी जड़ें हैं हिंदू पद बादशाही और ब्राह्मण पद बादशाही के उस दो फिनोमिना में, जिसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी के दौरान हुई। उस नीति का जो सबसे जो बुनियादी पक्ष था वो क्या था? ये जो महाराष्ट्र धर्म के पालन में जो बुनियादी लक्ष्य था वो ये था कि मराठों का एकीकरण किया जाए, और ये नाम दिया गया स्वराज के नाम पर। अब ध्यान रखिएगा, स्वराज के नाम पर मराठाओं का एकीकरण, और दूसरा लक्ष्य था उसका उनका आइडियोलॉजिकल ध्रुवीकरण, हिंदुओं का एकीकरण और फिर हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण। यह आइडिया बेसिकली शिवाजी की धर्म नीति से लिया गया आइडिया है। यह आइडिया आरएसएस का ओरिजिनल आइडिया नहीं है, यह वहां से लिया गया आइडिया है। सो एकीकरण और ध्रुवीकरण,
इस एकीकरण और ध्रुवीकरण के आइडिया को जनता में पहुंचाने के लिए शिवाजी ने जिन लोगों की मदद ली, वे कौन लोग थे? वे संत थे, महंत थे, वे तमाम किस्म के इसी तरह के लोग थे। अब आप याद कीजिए, हिंदुस्तान में किस राजनीतिक दल ने संत और महंतों का इस तरह के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए? समर्थ रामदास ने जो नारा दिया, वो रिपीट कर रहा हूं फिर मैं, ये एकीकरण और ध्रुवीकरण की प्रक्रिया के लिए संतों का इस्तेमाल किया गया प्रोपेगेंडा के तौर पर, कि वे प्रचार करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, वे ब्राह्मणों को एकत्र करें, भक्तों का सम्मान करें और संतों की खोज करें। यानी समाज में एक ही जैसे विचारों को पैदा करने की कोशिश की जाए। भारत बहुलतावादी समाज था। भारत में यह परंपरा थी बहुलतावादी विचारों की और बहुलतावादी धर्मों की, बहुलतावादी संस्कृति की परंपरा थी। लेकिन समर्थ रामदास ने दुखबोध नाम की जो किताब लिखी, दासबोध नाम की, उस किताब के जरिए उन्होंने विस्तार से, मौका लगेगा तो उस किताब पर भी हम बात करेंगे, विस्तार से उन्होंने इस पक्ष को सामने रखा कि कैसे जो है एक जैसे विचारों को समाज में पैदा किया जाए। और ये जो एक ही जैसे विचार पैदा करने की जो पद्धति जो शिवाजी ने एडॉप्ट की समर्थ रामदास के कहने पर, समर्थ रामदास का मानना था कि स्वराज के लिए बेहद जरूरी है कि एक जैसे विचार होंगे तो एक व्यक्ति के नेतृत्व में, मराठाओं के नेतृत्व में एकजुट एवं एकत्रित करने में जनता को सहूलियत होगी। और यह काम कौन कर सकते हैं बेहतर ढंग से? ये बेहतर ढंग से कर सकते हैं संत लोग। रिकॉर्ड बताते हैं कि सन 1750 ईस्वी से ब्राह्मण पातशाही का प्रारंभ हुआ और उसके बाद हिंदू पद बादशाही को लोग भूल गए। सन 1750 ईस्वी तक हिंदू बादशाही कायम रहती है और यह पूरा का पूरा सिलसिला उसके बाद ब्राह्मण पद बादशाही में कन्वर्ट होता है। और पेशवाओं के जमाने में और दूसरे लोगों के जमाने में, कहने का मेरा मतलब यह कि ये जो ब्राह्मणवाद की जो आलोचना है उसका कारण है शिवाजी की धर्म नीति। समर्थ रामदास की जो महाराष्ट्र धर्म की जो नीति थी, जिसमें कि धुरी था ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों का एकीकरण, एक जैसे विचारों को पैदा करने की कोशिश, जो न माने उसे जबरदस्ती मनवाया जाए, ये वे चीजें थी जिसने कि ज्योतिबा फुले के अंदर विद्रोह की भावना पैदा की। और यही वह चीज थी जिसके गर्व से महाराष्ट्र में समाज सुधार के आंदोलन का श्री गणेश हुआ। ऐसा नहीं है कि वे अंग्रेजों से प्रभावित होकर उन्होंने समाज सुधार के आंदोलन की शुरुआत की, बल्कि वास्तविकता यह थी कि भारत में ही, महाराष्ट्र में ही खासतौर पर महाराष्ट्र का समाज इतनी बुरी तरह से परंपराओं में और रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था कि उसकी बहुत विस्तार से कोई चर्चा नहीं करना चाहता था, कोई प्रश्न खड़े नहीं करना चाहता था। ज्योतिबा फुले ने सबसे दुस्साहस का काम किया। एक और चीज है जो कि ये कह के मैं अपनी बात फिलहाल रोकूंगा, मैं इसको हम अगले एपिसोड तक करेंगे इस चीज को, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं इन्वॉल्व अभी। और वो ये कि महाराष्ट्र के जो परिदृश्य है, जो जाति संरचनाएं और खासतौर पर शिवाजी की जो नीति है, धर्म नीति, मेरी अभी तक जानकारी में नहीं है और मेरे लिए मिस्ट्री भी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहीं इसके बारे में जिक्र नहीं किया। मैंने बहुत कोशिश की, डॉक्टर अंबेडकर की जो रचनावली जो हिंदी में जो भारत सरकार ने छापी है, जो मेरे पास है, उसमें कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है।
मेरे लिए मिस्ट्री इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र से बहुत गहरा संबंध है अंबेडकर का। अंबेडकर के यहां जिस तरह से शिवाजी की ये जो धर्म नीति है उसका विश्लेषण और शिवाजी के दौर का जो ब्राह्मणवाद है उसका विश्लेषण गायब है, उसी तरह अंबेडकर के यहां ज्योतिबा फुले के दौर का भी विश्लेषण गायब है। तो महाराष्ट्र को लेकर ये जो सेलेक्टिवनेस है अंबेडकर के दृष्टिकोण में, ये सेलेक्टिवनेस निश्चित तौर पर चिंता खड़ी करती है। क्यों उन्होंने किया? हो सकता है कि कहीं और हो, अंग्रेजी में कहीं और हो, हम ना जानते हो, यह भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जितनी भी चीजें जो सामने से गुजरी हैं उसमें यह कि शिवाजी जी और पेशवाओं की जो धर्म नीति थी, ब्राह्मणवाद था, हिंदू धर्म को लेकर जो उनका नीचे उसे लागू करने का जो रवैया था, उसकी अंबेडकर ने कहीं आलोचना नहीं की। ज्योतिबा फुले उसकी खुलकर आलोचना करते हैं। यह बात मैं क्यों कहना चाहता हूं? यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में एक फिनोमिना रहा है कि शिवाजी की प्रशंसा करो। प्रार्थना सभा के महादेव गोविंद रानडे शिवाजी की भूर भूर प्रशंसा करते हैं, लेकिन उनकी धर्म नीति की आलोचना नहीं करते। उनकी एक किताब है और उस किताब में वो करते ही हैं कि पूरी किताब लिखते हैं वो, लेकिन कहीं वे भी धर्म नीति की आलोचना नहीं करते। परिशिष्ट में एक और व्यक्ति का लेख वो शामिल कर देते हैं जिसमें उनकी धर्म नीति की आलोचना है। उनकी धर्म नीति के कई और महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनको कि हम अगले एपिसोड में डील करेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो ब्राह्मणवाद और इससे जुड़ी हुई जो धर्म नीति है शिवाजी की, उस शिवाजी की धर्म नीति की ज्योतिबा फुले के टाइम पे जो ब्राह्मणवाद था उसके परिदृश्य की गहराई से मीमांसा की जाए, आलोचना की जाए। उस आलोचना से बहुत सारे भविष्य के स्वर निकलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी जो हिंदू धर्म की जो एक आंधी चली हुई है, हिंदुत्व की जो एक आंधी चली हुई है, इसके सूत्र, सबसे पहले सूत्र इसके शिवाजी की धर्म नीति में मिलते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि शिवाजी की जो लोग आलोचना करते रहे, शिवाजी की जो लोग प्रशंसा करते रहे, वे शिवाजी की धर्म नीति के बारे में बातें नहीं करते रहे। अगर महाराष्ट्र के लोग, ये जो पेशवा लोग हैं, ये लोग अगर पानीपत की लड़ाई न हारते तो सारे देश में हिंदुत्व का और हिंदू धर्म का प्रचार होता और शासन होता। पानीपत की लड़ाई में उनका हारने से जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि वे चाहते थे, जो महाराष्ट्र के पेशवा थे, वे चाहते थे कि सारे देश में हिंदू धर्म का शासन हो और हिंदू धर्म को वैसे ही लागू किया जाए जैसे कि वे महाराष्ट्र में लागू करते हैं। उनके उस सारे के सारे सपने को पानीपत के युद्ध की पराजय ने धूल धूसरित कर दिया। और एक अन्य चीज वो ये कि हिंदुस्तान में दलित आलोचक जो साहित्य विमर्श में, सोशल साइंस के विमर्श में लगे हुए हैं, वे एक चीज का फर्क करना सीखें कि महाराष्ट्र में जिस तरह की शासन व्यवस्था और खासकर धर्म के शासन की व्यवस्था समर्थ रामदास के नेतृत्व में और इशारे पर, उनके गाइडेंस में लागू की गई, वैसी व्यवस्था हिंदुस्तान में और कहीं नहीं थी। वैसे ब्राह्मणवाद के रूप और कहीं नहीं थे। हम ये नहीं कह रहे कि ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण सब जगह हैं,
लेकिन ब्राह्मणों का वर्चस्व जैसी चीज जो नीतिगत तौर पर राज्य के संरक्षण में शिवाजी के जमाने से शुरू हुई, वैसी नीतिगत तौर पर किसी भी राजा के संरक्षण में हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं थी। और यह एक बड़ा फर्क है। इसके कारण हिंदुस्तान में हिंदू धर्म का जो रूढ़िवादी रूप है वो एक जैसा विकसित नहीं हुआ। हिंदू धर्म का रूढ़िवादी रूप उन्हीं लोगों में विकसित हुआ जिन्हें हम लोग शुद्ध ब्राह्मण कहते थे। वे लोग ये जो शिवाजी की नीति है उनसे जरूर प्रभावित हुए, लेकिन बाकी समाज प्रभावित नहीं हुआ। इसलिए जब ज्योतिबा फुले के नजरिए में बात हो और खासतौर पर ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म की उनकी आलोचना में बात हो, तो हम ध्यान रखें कि वह महाराष्ट्र केंद्रित है, वह राष्ट्र केंद्रित नहीं है। और उसका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि जब अंग्रेजों की वे प्रशंसा करते हैं, ज्योतिबा फुले भूर भूर मुक्त भाव से प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं वो? क्योंकि अंग्रेजों की जो न्याय प्रणाली के आने से जो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? पूरे देश में एक जैसी न्याय प्रणाली लागू होने से नुकसान हुआ है हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के नाम पर जो वहां पर न्याय प्रणाली लागू की गई थी उसका, हिंदू धर्म का और हिंदू संप्रदाय का रथ जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ था वो रथ रोक दिया गया। और यही वजह थी कि ज्योतिबा फुले ने अंग्रेजों की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि अब आप यहां जितना समय रह सके रहे, लंबे समय रहे तो और भी अच्छा है। उसमें ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते कि अंग्रेजों के शासन से क्या क्या तकलीफें हो रही हैं, लेकिन जो एक पॉजिटिव चीज थी, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी हम लोग जिसे कहते हैं, भारतीय दंड संहिता, एक राष्ट्रीय कानून व्यवस्था का जन्म हुआ अंग्रेजों के आने से। और इसने इस ब्राह्मणवाद के आधार पर जो न्याय प्रणाली महाराष्ट्र में विकसित की गई थी उसके रथ को रोक दिया, बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा उसे एकदम चकनाचूर कर दिया। और यह एक बहुत ही क्रांतिकारी उपलब्धि थी उस न्याय प्रणाली की जिसको कि अंग्रेज लेकर आए थे। अंठा जो तकलीफ वहां हुई है लोगों को, जिस तरह की परेशानियों में लोग गुजरे हैं, उसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। छोटी छोटी गलतियों पर पूरे के पूरे पूना के समस्त ब्राह्मणों को दंडित किया गया और प्रायश्चित करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि पूना में ज्यादातर ब्राह्मण रहते थे, दूसरी जाति के लोग नहीं रहते थे। एक अन्य चीज कह के मैं ये बात रोकूंगा, मैं वो ये कि शिवाजी को लेकर एक कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन क्या है? शिवाजी की जाति को लेकर। ज्योतिबा फुले ने लिखा है कि वो शूद्र थे। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ज्योतिबा फुले इसमें सही नहीं है। शिवाजी शूद्र नहीं थे। जो प्रगतिशील लोग हैं वो कहते हैं कि वो क्षत्रिय थे, ये भी गलत है। वो क्षत्रिय नहीं थे। न शिवाजी क्षत्रिय थे न शिवाजी शूद्र थे। अगर शिवाजी क्षत्रिय थे यानी सवर्ण थे। सवर्ण का मतलब समझते हैं आप? कि सवर्ण का मतलब यह कि उसका 8 वर्ष की उम्र तक जनेऊ हो जाना चाहिए। शिवाजी का यज्ञोपवीत नहीं हुआ था। शिवाजी ने जब यह पुष्टि कराने के लिए कि मुझे क्षत्रिय धर्म में शामिल किया जाए, मुझे क्षत्रिय माना जाए, प्रयास किया तो उन्होंने बनारस के पंडित उनकी मदद ली, उनकी खुशामद की। पहले बनारस के पंडित इसके लिए राजी नहीं थे, उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की उन्होंने, तो अंत में बनारस के पंडित राजी हो गए, उन्होंने मान्यता दे दी। यह विरल घटना है कि जिस व्यक्ति के उम्र 48 या 50 साल हो और जिसके 2 बच्चे हों, उसका 50 साल की उम्र में जनेऊ किया जाए। हमारे यहां हिंदुओं में रिवाज रही है, परंपरा रही है। मैंने धर्मशास्त्र पढ़ा है, मैंने परीक्षाएं दी हैं।
हमारे यहाँ रवैया रहा है कि अगर किसी का बचपन में जनेऊ नहीं हुआ है तो शादी के समय जनेऊ कर दिया जाता था, लेकिन यहां तो एकदम उल्टा हो रहा था कि शिवाजी का जनेऊ किया गया, शिवाजी को यज्ञोपवीत धारण कराया गया, गायत्री मंत्र दिया गया, तब जब उनकी उम्र 48 और 50 साल थी। तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि शिवाजी महाराज जो थे वो क्षत्रिय नहीं थे और न वो शूद्र थे। लाला लाजपत राय ने जो उनकी जीवनी लिखी है, और भी लोगों ने लिखी है, दर्जनों जीवनियां लिखी गई हैं शिवाजी की। शिवाजी के समकालीनों ने जो जीवनी लिखी हैं, उस सब में एक चीज कॉमन है, और लाला लाजपत राय की बात मुझे ज्यादा सटीक लगती है कि वे यादव वंश से जुड़े हुए थे। उनके समकालीनों ने जीवनी लिखी है जिसका कि जिक्र आता है, सिसोदिया वंश से उनका संबंध जुड़ता है, लेकिन एक चीज साफ है कि वो न क्षत्रिय थे न वो शूद्र थे। इसलिए ये हम लोग दिमाग से निकाल दें। ज्योतिबा फुले यहां फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। वो दिक्कत क्या है कि महाराष्ट्र में कोई भी व्यक्ति कोई भी आंदोलन शुरू करता है तो वो शिवाजी महाराज को साष्टांग दंडवत करके उनके आइकॉन की जो इमेज है, उनकी नायक की जो इमेज है, उस इमेज के साथ में अपने को जोड़कर पेश करता है। बिना उसे पेश किए वो महाराष्ट्र की जनता को एड्रेस ही नहीं कर पाता। और ये वजह है जिसकी वजह से वे भी, माने ज्योतिबा फुले भी अपने को शिवाजी की नीति का, धर्म नीति का वे विरोध करते हैं, लेकिन शिवाजी को वे शूद्र मान के अपने साथ रखना चाहते हैं। ये कंट्राडिक्शन भी है। शिवाजी शूद्र नहीं थे। शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे। ये तमाम जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये लिखते रहते हैं, तमाम बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जो सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी लिखा है, वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। लाला लाजपत राय का दृष्टिकोण ज्यादा सही है। काशीनाथ विश्वनाथ राजवाड़े का दृष्टिकोण भी सही है। इसलिए मैं अंत में यही कहूंगा कि ज्योतिबा फुले पर बात करते समय ज्योतिबा फुले ने जैसे लिखा है, जिस संदर्भ में अपनी आलोचनाएं विकसित की, उस संदर्भ को खोला जाना चाहिए। अगर उन्होंने ब्राह्मणवाद की आलोचना की है तो उसका संदर्भ है महाराष्ट्र। उन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना की है तो उसका संदर्भ है महाराष्ट्र। और शिवाजी और पेशवाओं की जो धर्म नीति है वो, उसे स्वीपिंग सभी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू धर्म की आलोचना के तौर पर न देखा जाए, न देखा जाए। उसे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक ब्राह्मणवाद के फिनोमिना के तौर पर न देखा जाए। वह एकदम क्षेत्रीय फिनोमिना है और क्षेत्रीय पर्सपेक्टिव में ही उसे विश्लेषित किया जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही। इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं जो हम अगले एपिसोड में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया प्रोफेसर। इसमें मैं कुछ चीज़ें, मैं चूंकि महाराष्ट्र में पिछले लंबे समय से रह रहा हूँ और दलित राजनीतिक समूहों के साथ या अम्बेडकरवादी समूहों के साथ काम कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं जोड़ना चाहूँगा कि शिवाजी की जाति की जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि इस पे 2 सवाल भी आए हैं मेरे पास, और आज गुरुवार है, थर्सडे है, सवाल का दिन भी है। तो शिवाजी की जाति को लेके महाराष्ट्र में भी जो है एक व्यापक मतभेद है। और मैं ये तो नहीं कहूंगा आपकी तरह कि लाला लाजपत राय का दृष्टिकोण सही है, क्योंकि मैं उसको भी सही नहीं मानता हूं। कि मुझे लगता है कि इसको लेके इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि किसी भी एक पक्ष को मैं सही मानने के साथ नहीं खड़ा होऊंगा, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो 1674 में राज्याभिषेक जब शिवाजी का होता है, तो उनको गागा भट्ट नाम का जो ब्राह्मण को, जिनको बनारस से बुलाया गया था, तो वो उनका राज्याभिषेक, वो भी जो है, वो जो एक किंवदंती चलती है महाराष्ट्र में कि उन्होंने भी हाथ के अंगूठे से राज तिलक करने को उनका मना कर दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी वहां चलती है। यानी कि जाति का जो असर था, तो वो सवर्ण नहीं थे। एक बड़ी आबादी है जो उनको कुणबी समुदाय जो है महाराष्ट्र में,
उससे आता हुआ मानती है, जिसको शूद्र या दलित माना जाता था। दिलचस्प ये है कि एक और बड़ी आबादी है जो लगभग उतनी ही बड़ी आबादी, इतनी बड़ी पहली वाली है, जो उनको मराठा या मराठा जिसे कहते हैं उससे आने वाला मानती है। वो भी जो है वो अगड़ों में या अपर कास्ट हिंदू में, मराठी में अगड़ा शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है, तो वो भी अपर कास्ट हिंदू में उनको नहीं मानते थे मराठों को। दिलचस्प बात ये, जैसे कि बहुत सारे समुदाय हमारे देश में हैं जो जैसे हम अगर वाल्मीकि समुदाय की बात करें तो अपने आप को वो महर्षि वाल्मीकि का वंशज तो मानते हैं, पर वे जो है वो दलित समुदाय में या एससी में आते हैं तमाम राज्यों में, ठीक है, और जाहिर सी बात है वो वंचित और पिछड़े समाज से हैं। तो ये जो पौराणिक कहानियों के आधार पे अपने आप को मानने वाला मामला है, लेकिन चूंकि शिवाजी का राज्याभिषेक होना था, तो एक कहानी और आती है उसी समय 1674 के आसपास, प्रसंग में राज्याभिषेक के आसपास, जिसमें शिवाजी को भोसले घोषित किया गया। दिलचस्प है कि उनके पहले जो उनके पूर्वज थे उनमें से कोई किसी ने यह दावा नहीं किया कि वो भोसले समुदाय से आता है। दिलचस्प ये है कि भोसले समुदाय को भी मराठवाड़ा में, जहाँ के वो थे, मराठवाड़ा जो मराठों का इलाका है, मराठवाड़ा में निचली जाति ही माना जाता था, लेकिन भोसले या मराठा भोसले ये दावा करते थे कि वो राजस्थान का जो सिसोदिया राजवंश है, जो राजपूत है, वो उसके वंशज हैं। तो राजस्थान से माइग्रेट किया गया है, और इसलिए जो है तो रायगढ़ में जब उनका राज्याभिषेक होता है, जब उनको पहली बार छत्र लगाया जाता है, और वहां पे बनारस से गागा भट्ट आते हैं और वो मराठी ब्राह्मणों को सेटिस्फाई करते हैं। एक पूरा प्रोसेस अपनाया जाता है वैलिडेशन के लिए। मराठी ब्राह्मणों को वो सेटिस्फाई करते हैं पहले कि शिवाजी सिसोदिया वंश से हैं, यानी कि राजपूत है, और जब मराठी ब्राह्मण गागा भट्ट के तर्क से सहमत हो जाते हैं, उसके बाद पूरी वैदिक रीति से शिवाजी का जो है राज्याभिषेक होता है। लेकिन इसी में अगर हम जाएं कि गोविंद पानसरे की जो किताब है बड़ी मशहूर, शिवाजी कौन होता, तो शिवाजी कौन होता जो है उसमें जो है वो गोविंद पानसरे कुणबी जाति का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि वो अनहिस्टोरिकल है वो पानसरे की किताब। ये देखिए, इसमें यही वाला बात है ना कि इसको लेके इतना कंफ्यूजन है प्रोफेसर। क्यों कह रहा हूं कि ये देखो, ये पुस्तक है मेरे पास में जी, ये पुस्तक है एक, मैं दर्जनों दिखा सकता हूं ऐसी, मतलब मैं नहीं जाना चाहता उसमें। नहीं, लेकिन ये एक अलग तरह का शास्त्र नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। कारण क्या है कि देखो, जब आप एक किसी पुराने डिस्कोर्स को खोल रहे हैं तो उसकी बहुत सारी गुत्थियां खुलेंगी जी। कारण क्या है कि हम लोग जो जैसे अब हम फेसबुक पे बात कर रहे हैं, हमारे दिमाग में कोई आंदोलन और उसके आग्रह नहीं है। पंसारे के दिमाग में आग्रह हैं, उनके पास में दबाव है महाराष्ट्र का, मेरे पास दबाव नहीं है। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं कुछ और है। मैं कह रहा हूं ये एक अलग बहस है जिसको हम बहस अलग उसमें लेके जा सकते हैं। नहीं, वो नहीं बहस की बात नहीं है, बात दूसरी है। बात यह है कि ऐतिहासिक तथ्य कैसे देखे जाएं। भाई, एक तरीका तो ये हो सकता है कि जो उनके जमाने के जो जीवनी लेखक हैं, उन्होंने जो जीवनियां लिखी हैं, उनके आधार पर बात की जाए। लेकिन पानसरे भी ये बात कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं वो बात पानसरे अपनी किताब में कह रहे हैं कि वो ये बिल्कुल ये अतिशयोक्ति है कि शिवाजी का राज जो है बाकी राजाओं से बेहतर था। ये अतिशयोक्ति है। वो ये लिख रहे हैं पानसरे अपनी किताब में। वो ये लिख रहे हैं कि ये एक हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है कि शिवाजी का राज जो है वो बेहतर था। मैं भी राज्य में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ वो जो धर्म नीति है, मेरी चिंता है धर्म नीति की। मैं एकदम प्रिसाइज एरिया है जिस पर कि मैं चाहता हूं कि लोग ध्यान दें। नहीं, उसको लेके हम सवाल पे जा ही रहे हैं। उसको लेके तो सवाल भी आया है हमारे पास। वो उससे तो उस पे आपकी बात से किसी तरह का कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बात रखना चाह रहा था कि जो अलग अलग मत हैं, खासतौर पे मराठी समाज में, उनका जिक्र कर देना यहाँ पे बहुत जरूरी था कि कोई एक मत नहीं है। नहीं, वो सही है, वो सही है। महेश तलपड़े का जो है वो सवाल है महाराष्ट्र से ही। वो सवाल उनका यह है कि शिवाजी को लेकर आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन अगर ऐतिहासिक तथ्यों पे जाएं तो उनकी जो सरकार या उनका जो राजपाट था उसमें दलितों और मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन था, प्रतिनिधित्व था। ये महेश तलपड़े कह रहे हैं। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखो, एक है रिप्रेजेंटेशन और एक है नीति जी।
नीतिगत तौर पर वो हिंदू मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए, पीरों की दरगाहों के लिए, उनके लिए भी पैसा देते थे, उनकी भी देखभाल करते थे। ये सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि उन्होंने एक धर्म नीति और धर्म नीति के पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए और लागू करने के लिए बाकायदा एक पंडित राव नाम से एक पद मंत्री का क्रिएट किया। अष्ट प्रधान की जो प्रणाली है, अष्ट मंत्रियों की जो प्रणाली जो उन्होंने पैदा की, उस प्रणाली में जो पंडित था, उस पंडित का काम क्या था और वो क्या करता था, उसके डिटेल्स हैं। मैं उसके कुछ डिटेल्स में अगली बार दूंगा। मैं उसके मैं जानबूझ के कहना चाहता हूं कि ये जो प्रणाली है, ये प्रणाली बहुत ही पीड़ादायक है। और ये एकमात्र हिंदू राजा है जो कि धर्मशास्त्र के आधार पर समाज को रेगुलेट करना चाहता है। एकमात्र राजा ये, किसी और राजा ने ये नहीं किया। किसी राजा ने नहीं किया, ना साउथ में किया ना नॉर्थ में किया। ये मेरी चिंता ये है कि ये जो ब्राह्मणवाद का जो विरोध ज्योतिबा फुले की रचना के केंद्र में आया, वो विरोध इसलिए आया क्योंकि वो ऐसा है कि ये जो छोटे छोटे डिटेल्स है ना मयंक जी, वो तो ज्योतिबा फुले भी जानते हैं। सवाल ये नहीं, सवाल नीति का है। आप सब। और एक और चीज मैं बता रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसका हुआ है उसमें? सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न हुआ, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ जी। शिवाजी के जमाने में। इसके बारे में कहा जाता था ना कि शिवाजी बहुत इज्जत देते थे स्त्रियों को। कहानियां प्रचलित हैं, किंवदंतियां प्रचलित हैं। किंवदंतियों पर नहीं जाना चाहिए, नीतिगत तौर पर जाना चाहिए। अगर आप हिंदू धर्मशास्त्र को इंप्लीमेंट करेंगे तो कौन सबसे ज्यादा पीड़ित होगा? अगर वर्णाश्रम व्यवस्था इंप्लीमेंट होगी, स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में जो धर्मशास्त्र की व्याख्याएं हैं वो इंप्लीमेंट की जाएंगी। एक स्त्री थी, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं नाम नहीं बोलना चाहता जी। एक स्त्री जिसने मुस्लिम से शादी की, बाकायदा ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया, उस स्त्री को घेरा, मजबूर किया और बाकायदा दंडित किया गया। और कैसे दंडित किया गया? उसका जो पति था मुस्लिम, उसको बाकायदा गधे पर बैठा के पूरे शहर में जुलूस निकाला गया और इतनी पिटाई की गई कि वो मर गया ऑन द स्पॉट। चूंकि हिंदू धर्म में स्त्री को फांसी पर चढ़ाने की या जान से मार देने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उस स्त्री को बहिष्कृत करके गांव से बाहर निकाल दिया गया। ये है महाराष्ट्र। जब ही मैंने कहा ना कि पिछली बातचीत में मैंने ये बात, ज्योतिबा की आलोचना पे हमको, मुझे लगता है कि एक एपिसोड पूरा और कर देना चाहिए कि ज्योतिबा किस तरह से आलोचना करते हैं और क्या लिखते हैं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो में तो बात ही नहीं हुई। मैं जो चीज रखना चाहता हूं वो ये कि स्त्रियां भी सुरक्षित नहीं थी। एक स्त्री ने अगर अपनी इच्छा से मुसलमान से शादी की है और उसकी शिकायत की है ब्राह्मणों ने, और ब्राह्मणों ने फिर घेरा, उसे दंडित किया गया और उसके पति की बाकायदा दंड देकर हत्या कर दी गई। एक बहुत दिलचस्प इसमें जो है, ये जो बात हम कर रहे हैं इसी में आगे जुड़ते हुए एक सवाल आया है, और ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको शेयर करना चाहता हूं। इसका मतलब जो है इन्होंने लिख के भेजा है, पर इसका मतलब जो है वो थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा कि वो कानपुर से स्मिता का सवाल है कि शिवाजी खुद सवर्ण या अगड़े नहीं थे। क्या ज्योतिबा की जो शिवाजी की आलोचना थी उसको इसलिए भी उपेक्षित कर दिया गया, यानी कि जो एक पब्लिक डोमेन से जिसे हम गायब कर देने की बात करते हैं, तो क्या ज्योतिबा शिवाजी की जो क्रिटिक कर रहे थे उसको इसलिए पब्लिक डोमेन में उस पर बात नहीं की गई क्योंकि शिवाजी खुद जो थे वो सवर्ण नहीं थे या अगड़े नहीं थे? तो ज्योतिबा जब एक जो है सवर्ण की आलोचना करते, ऐसा नहीं है। एक कारण है, उसका एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण क्या है कि ये जो क्षेत्रीय जो हिस्ट्री है, ये क्षेत्रीय हिस्ट्री अभी इधर के वर्षों में थोड़ा सा खुली है। अन्यथा क्या था कि मेन स्ट्रीम हिस्ट्री के नाम पर जो चीज लिखी जाती रही थी, उसमें भारत में तो इतनी विविधता है इतिहास की कि उसका समावेश नहीं हो पाया था। और ये जो ज्योतिबा फुले का आंदोलन जो है वो इसलिए नहीं खुल पाया क्योंकि लोग जो इतिहासकार हैं, स्पेशली जिन लोगों ने काम किया है सबसे ज्यादा, वो बंगाली हैं। ये एक वास्तविकता है और वो मराठी नहीं जानते। नहीं, इसमें लेकिन इसमें इस सवाल का एक राजनीतिक पहलू ये है। नहीं, ये एक सेकंड जी। अब जब हिस्टोरियन हमारे पास में जो हैं वो या तो हिंदी भाषी हैं या फिर हैं बंगाली, और जो बंगाली हैं वे मराठी नहीं जानते, मराठी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? एक बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं मैं आपको।
और हुआ यह है कि जो इतिहास बना है उस इतिहास में एक खास तरह का एक क्रम रहा है लिखने का और पढ़ने का और देखने का। उसमें दलित जो है वो सेंटर में नहीं रहा है, दक्षिण जो है वो सेंटर में नहीं रहा है, समझ रहे हैं आप? जी वो बंगाल से शुरू होता है और उत्तर भारत में चला आता है सीधे फिर, और उत्तर भारत बीच में रहता है, और उसमें नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता। जी ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट आता हो। तो ये जो क्षेत्रीय राजनीति, क्षेत्रीय इतिहास, ये जब आप शामिल करेंगे तो राष्ट्रीय इतिहास का ढांचा इससे प्रभावित होगा, उससे उसका पर्सपेक्टिव भी बदलेगा, उसका पर्सपेक्टिव भी बदलेगा। अब मान लो हम ये जो धर्म नीति, जो शिवाजी की धर्म नीति शामिल करते हैं, उस पर बात करते हैं, तो सबसे बड़े क्रिटिक के तौर पर हिंदू धर्म के वो कौन उभर के आते हैं? वो ज्योतिबा फुले उभर के आते हैं। वो अभी तक क्या है कि अगर आप बंगाल केंद्रित रहेंगे तो राजा राममोहन राय रहेंगे केंद्र में। समस्या जी यहां पर है, समस्या यहां पर है कि क्योंकि आपने क्षेत्रीय राजनीति और क्षेत्रीय इतिहास का समावेश नहीं किया है। क्षेत्रीय इतिहास का समावेश जो ही आप करेंगे, आइडियाज दूसरे बनेंगे, नवजागरण के बारे में दूसरे बनेंगे, जी उसमें उपेक्षा कम, ना जानकारी बहुत बड़ा नहीं, रीजन मुझे है। मुझे लगता है ये सवाल जो है, इसमें एक एंगल जो है वो ये है कि चूंकि देखिए, क्योंकि क्या है, ये सवाल दरअसल ये भी कहना चाह रहा है कि ज्योतिबा की बाकी तमाम बातें जो शिवाजी को टारगेट नहीं करती हैं, या एक जो मराठी अस्मिता या गौरव का प्रश्न है उसको टारगेट नहीं करती हैं, वो पब्लिक डोमेन में है और खूब प्रचार में है। लेकिन शिवाजी का क्रिटिक गायब है। ये सवाल दरअसल ये भी पूछ रहा है कि क्या इसलिए शिवाजी का जो क्रिटिक है उसको, उस पे तमाम दलित विचारकों ने, जिन्होंने ज्योतिबा पे बात की लगातार, उन्होंने इस पे इसलिए बात नहीं की क्योंकि ये शिवाजी का क्रिटिक था जो अगली जाति से नहीं आते थे, तो इसको हटा दिया गया और बाकी सारे विचार जो है वो सामने रख नहीं, दिए गए, इसमें पब्लिक डोमेन एक में गए। खास तरह का शॉर्टकट है। मैं बताऊं, जो बात के लोग हैं, मराठी में ऐसा नहीं होगा। मैं जहां तक थोड़ा सा अनुमान कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी साधन नहीं है, क्योंकि घर जी में घिरा हुआ हूं। जो मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है वो ऐसा नहीं है। मराठी में लोगों ने लिखा है उसको लेके, और मराठी के संदर्भ को ही लेके लिखा है, बहुत ही विस्तार से लिखा है। जी बात असल ये है कि जो दलित आलोचना जो इधर विकसित हुई है पिछले 40 साल में, जी उस दलित आलोचना ने फ्रेज पकड़ लिए हैं, वो पदबंध पकड़ लिया ब्राह्मणवाद का। उसका जो दलित, ये जो अस्मिता की जो राजनीति है उस पर विचार करते समय उसका संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण होता है, दलित अस्मिता का। अब हुआ यह कि ब्राह्मणवाद को आपने पकड़ लिया, लेकिन ब्राह्मणवाद के संदर्भ को नहीं देखा आपने। दिक्कत यहां हो गई है। ब्राह्मणवाद का संदर्भ है महाराष्ट्र। आप अगर वैसी चीज अगर यूपी में मिलती है तो यूपी को भी उसमें शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो अब दिक्कत क्या हो गई कि ब्राह्मणवाद की आलोचना हो रही है कहां? यूपी में, जहां कि ब्राह्मणवाद सबसे कमजोर था। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं ये बात मैं बहुत सीरियसली कह जी रहा हूं ये बात। जी ब्राह्मणवाद या सबसे, क्योंकि काशी में कबीर खड़े होके हिंदू और मुसलमानों की दोनों की आलोचना करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में यह संभव नहीं था। महाराष्ट्र में यह संभव नहीं था। महाराष्ट्र में जो ये पैटर्न है, हिंदू धर्म के जो तमाम किस्म के लोग हैं उनका जो पैटर्न है, उसमें कास्ट का क्रिटिसिज्म नहीं है, जैसे कबीर के यहां कास्ट का क्रिटिसिज्म है। यह चीज समझने की है, क्योंकि हिंदी ये जो मेन स्ट्रीम जो कल्चर है, मेन स्ट्रीम जो हिस्ट्री राइटिंग है, वो इस चीज को एड्रेस करती है अपने तरीके से, लेकिन वो महाराष्ट्र को उसमें शामिल नहीं करती। दलितों की मुश्किल क्या है कि वे ज्योतिबा फुले का संदर्भ तो लेते हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल में जो धर्म नीतिगत संदर्भ है वो नहीं लेते। और उसमें जो शिवाजी को टच मत करो, समझ रहे हो तुम? इससे क्या है कि मराठी के लोग नाराज हो जाएंगे। ये चीज कहीं ना कहीं जेहन में है, जी जी इसके चलते वो बात नहीं करते उस पर। अच्छा, इसके चलते तमाम सेकुलर हिस्टोरियंस भी बात नहीं करते। एक और चीज कह रहा हूं मैं आपसे, महादेव गोविंद रानाडे की जो पुस्तक है, वो जिसके एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध है उसमें, जो एक जस्टिस का लिखा हुआ निबंध है, उस निबंध की मैं चर्चा मैं कल करूंगा, अगले एपिसोड में मैं करूंगा आपसे। उसमें डिटेल्स दिए गए इस धर्म नीति की सबसे बड़ी आलोचना, एकमात्र निबंध मेरी नजर से गुजरा है वो। और वो इसलिए जरूरी है कि जिन लोगों के दाव लगे हुए हैं, मतलब जिन्हें पॉपुलिज्म का एक हिसाब बनाए रखना है मराठी जनता के साथ में, तो शिवाजी को टच मत करो। अरे, ज्योतिबा फुले ने तो आग में हाथ डाल दिया है। ब्राह्मणवाद की आलोचना का मतलब है कि शिवाजी की धर्म नीति की आलोचना।
वो नाम नहीं लेते शिवाजी का खाली, बस समझ रहे हो तुम, वो जी सम्मान के साथ पेश आते, नाम नहीं लेते। लेकिन जब वो ब्राह्मणवाद की तीखी आलोचना करते, हर निबंध में, हर नाटक में, हर जगह ब्राह्मणवाद की आलोचना, इतनी ब्राह्मणवाद की आलोचना तो किसी ने नहीं की, कबीर ने नहीं की जितनी उन्होंने की है। जितना शब्द ब्राह्मणवाद पे खर्च किया है और तीखी आलोचना लिखी है, ऐसी किसी ने नहीं की। इसका बड़ा कारण है, वह व्यक्ति अपनी, जिसे कहें कि नस नस में महसूस कर रहा है ब्राह्मणवाद को। हम लोग नहीं महसूस कर रहे, मैं ब्राह्मण हूं लेकिन मैंने ब्राह्मणवाद को महसूस नहीं किया। लेकिन वह व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद की तमाम किस्म की जितनी दुर्दशाएं, जितनी जटिलताएं, जितने उत्पीड़न है, उसको वो महसूस कर रहा है, वो क्योंकि वो वहां रह रहा है। मैं भी वहां रह रहा होता तो मैं भी महसूस करता, मैं भी महसूस करता। ये जो सो कॉल्ड जो लिबरल ट्रेडिशन है हिंदुस्तान का, उसकी एक सबसे बड़ी वीकनेस जानते हो क्या है? जो आइकॉन बन गया है ना, उसको टच मत करना। जी। एक सवाल, एक विजय शंकर जी जो है, उन्होंने फेसबुक पे हमारे सवाल पूछा है ये, कि हाँ। प्रोफेसर साहब, कि आपसे पूछा है जब वर्ण चार ही है तो शिवाजी शूद्र ही तो हुए, और आप जब यादव बता रहे हैं तो फिर यादव किस वर्ण में है अगर शूद्र में नहीं आते तो? नहीं, मैं यादव नहीं बता रहा हूं, मैं ये लाला लाजपत राय ने लिखा है, जी मैं नहीं बता रहा, मैं जी। नहीं बता रहा हूं, नहीं, पहली लेकिन चीज। वो सवाल वही कर नहीं रहे हैं नहीं, कि अगर वो यादव है नहीं या नहीं नहीं, चार ही वर्ण है तो शूद्र ही तो हुए। हाँ, जी एक और चीज, एक और चीज जी मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी अभी ये दिलचस्पी का एरिया नहीं था कि वर्णाश्रम व्यवस्था जी, की बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र में नहीं, समीक्षा लेकिन हम लोग लेकिन करें। शिवाजी एक विवादास्पद विषय है, सिर्फ जाहिर सी सिर्फ बात है, वो सिर्फ मैं एक सवाल चीज आएंगे। कहना चाहता हूं, जी खाली एक चीज कहना चाहता हूं। जी शिवाजी क्यों क्षत्रिय बनना चाहते थे? अगर शिवाजी सचमुच में शूद्र थे, मतलब फर्ज करो वो शूद्र थे, चलो, तो वो वर्णाश्रम व्यवस्था को पुष्ट करने वाली धर्मनीति क्यों अपनाते हैं? भाई नीति तो है, नीति का कार्यान्वयन भी है, नीचे उसके उत्पीड़न के आख्यान भी हैं, डिटेल्स हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। और वो एक डॉक्यूमेंट्स किसी और ने नहीं, उस जमाने के एक टॉप जज ने आर्टिकुलेट करके वो आर्टिकल लिखा है। महादेव गोविंद रानडे ने अपनी पुस्तक में वो आर्टिकल कलेक्ट किया है, परसिस्ट के तौर पर, परसिस्ट के तौर पर। तो जो, अगर मान लो वो दलित हैं, तो वे फिर ये ब्राह्मणवादी जो है धर्म नीति क्यों अपनाते हैं? धर्मशास्त्रों के नियमन को अनिवार्य क्यों करते हैं, जनता के ऊपर क्यों थोपते हैं? अगर वो ये नहीं है, मतलब दलित नहीं है या ब्राह्मण नहीं है, ये सारी चीजें होते हुए भी, ये सारी चीजें होते हुए भी सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि नीति का। वहां हो सकता है उनकी सेना में दूसरी जाति के लोग भी होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि समर्थ रामदास ने यही तो कहा कि बार बार बीच बीच में लोग चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, स्थायी इंतजाम करो, मराठी के ही लोगों को रखो, महाराष्ट्र के लोगों को एकजुट करो, और ये बहुत जरूरी है। सतह पर जानते हो, ये वो नेशनलिज्म वाली और नेशनलिटी वाली फीलिंग लगती है कि मराठी के लोगों को एकजुट करो, लेकिन उसमें जो इनर करंट है, जो पॉलिसी करंट है, वो है रिलीजन। मराठी के लोगों को एकजुट करो, लेकिन किसके आधार पर? हिंदू धर्म के आधार पर। यह है सबसे खतरनाक चीज। अगर धर्म नहीं होता, वर्णाश्रम व्यवस्था को लागू करना वहां नियम नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे बंगाली जातीयता को एकजुट करने की बात राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी, समर्थ रामदास भी कर सकते थे ये बात, लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। महाराष्ट्र धर्म के तहत उन्होंने धर्म को शामिल किया, और खासतौर पर हिंदू धर्म को शामिल किया। यह सबसे पीड़ादायक चीज थी। और दूसरी चीजें हम लोग बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पे हमने अब बाकायदा आज 3 सवाल लिए ही हैं इस पे, और हमने करंट सवाल ले लिए तीनों। हाँ तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पतिवार गुरुवार जो है हमारा सवाल का दिन होता ही है, तो जाहिर सी बात है हम 15 से 20 मिनट सवालों के लिए लेके चलते ही हैं। विजय शंकर जी इसमें जोड़ रहे हैं कि जैसे रामविलास पासवान शूद्र होते हुए भी ब्राह्मणवाद के प्रतीक हैं। तो हम फिलहाल पॉलिटिकल टिप्पणी जो है इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्रोफेसर अपनी क्लास में ऑलरेडी कर देते हैं। ये शो हमारा नवजागरण में बात करने के लिए है, समाज पे बात करने के लिए। समाज बदलने से राजनीति अपने आप बदलेगी, जाहिर सी बात है। क्योंकि ये समाज पीछे के रास्ते पे चलने लगा है, इसलिए राजनीति पीछे के रास्ते पे चलने लगी है। आप समाज बदलने पे काम कीजिए, ये हो ही नहीं सकता कि अगर लोग बदल जाएं तो राजनीति ना बदले। यही हमारा उद्देश्य भी है नवजागरण की कहानी कहने के पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। हम इसमें से शायद इन सारी कहानियों, इन सारे लोगों, इनके विचार
और कहानियों, लोगों और विचारों के बीच का जो अंतर विरोध है, वहां जो वैक्यूम बनता है, उसके बीच में से हम कहीं अपने समय के लिए रास्ता तलाशने के लिए निकले हैं रेनेसा के जरिए, रेनेसांस के जरिए। और इसलिए हम ये शो लेकर आते हैं सोमवार और गुरुवार दोपहर में 3 बजे हम लाते हैं। और अब बात सिर्फ इतनी कि आप लोग अपने सवाल कहाँ भेज सकते हैं। आज भी काफी सारे सवाल आए, तो आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे हमारी ईमेल आईडी है mediavigilindia@gmail.com। आप हमको इस पे ईमेल कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे आप इनबॉक्स कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही आपके लिए एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर हम अवेलेबल करा पाए, जहां पे आप अपने सवाल जो है वो हमको भेज सके। तो अपने सवाल ही नहीं, अपने तर्क, अपनी असहमतियां, विजय शंकर जी की असहमति थी जो हमने ली, बिल्कुल, और प्रतिक्रियाएं लिख के भेजिए। हम चाहते हैं कि हम जितना डेमोक्रेटिक हो सकें हो, एक बहस का प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, क्योंकि एक बेहतर, स्वस्थ, जागरूक, चिंतक और प्रगतिशील समाज का रास्ता बहस से होकर ही जा सकता है। हमको बचपन से सिखाया गया है कि बहस करना बुरी बात है, पर दरअसल उतनी बुरी बात वो है नहीं जितना हमको बचपन से बता दिया गया है। तो हमको अपने सवाल, तर्क, असहमति, प्रतिक्रिया सब कुछ लिख के भेजें। हम यहाँ बहस करेंगे, हम उस पर बात करेंगे। और हम लोग मंडे को अगले एपिसोड में मिलेंगे, और मंडे से ही राजा राम मोहन राय, यानी कि राम मोहन राय के जो 4 एपिसोड्स हैं रेसा के, वो यूट्यूब पे आने वाले हैं। तो उसके लिए आप इंतजार कीजिए, आपको वहां पे वो पैकेज पूरा मिल जाएगा। और अगले मंडे को उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एपिसोड्स होंगे, और उसके बाद जाहिर सी बात है ज्योतिबा फुले। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पे नीचे जो है वो नीचे आपकी स्क्रीन पे एक पट्टी चल रही है, तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि मीडिया विजिल, हम लोग एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है। हमारा स्पॉन्सर ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना ही कोई कॉरपोरेट है। हमारे स्पॉन्सर आप हैं, केवल आप हैं। तो आप हमें आर्थिक मदद करने के लिए जो लिंक दिया हुआ है, इस पे जा सकते हैं। और जानकारी के लिए ईमेल आईडी आपके पास है, आप हमको ईमेल कर सकते हैं। हम लोग मंडे को, सोमवार को फिर मिलेंगे ज्योतिबा फुले की आगे की कहानी के लिए। और भी कहानियां लेकर आएंगे, सावित्रीबाई फुले की कहानी भी लाएंगे, फातिमा शेख की भी लाएंगे, जाहिर सी बात है, और बहुत सारी और नवजागरण की कहानियां होंगी। दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम की कहानी हम लेकर आएंगे। प्रोफेसर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आखिरी में 3 जादुई शब्द: लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। इसको लाइक करें, इसको शेयर करें जितना हो सकता है, और हमारे फेसबुक का जो पेज है उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते से, मंडे से, इसी आने वाले मंडे से राम मोहन राय के 4 एपिसोड्स यूट्यूब पे आपको अवेलेबल होंगे। शुक्रिया। थैंक यू।